तो एक टाइम था 90s का जहाँ पे फैमिली पारिवारिक मूवी आती थी, तो जिसका साइड इफेक्ट हमें देखने को मिला कि हाँ, पारिवारिक कलेश हमें अपनी आने वाली पीढ़ी में देखने को मिली। फिर उसके बाद फैमिली ट्रेंड चेंज हुआ, ट्रेंड होके लव स्टोरीज में हुआ, तो बॉलीवुड लव दिखाने लगा, तो आज लव मैरिज हो रही हैं। ऐसे ही 2020 से स्टार्ट करेंगे, 20s के बाद आज चल रहा है वॉयलेंस, जैसे कि आप देख सकते हैं एनिमल एंड सो ऑन, बहुत सारी पिक्चर हैं जहाँ पे कंप्लीटली वॉयलेंस दिखाया जा रहा है। तो क्या ये साइड इफेक्ट हमें आने वाली जनरेशन में दिखेगा? हमने देखा है कि हमने सनी देओल जी को नेशन को शर्म करते हुए मूवीज में देखा है, दिलजीत दोसांझ को भी देखा है, पर वरुण धवन को नहीं देखा है। तो वरुण धवन जी का क्या रोल रहा, किस तरीके से उन्होंने किया, थोड़ा आप वो भी थोड़ा, और मैं उसी कॉन्फिडेंस को देख पा रहा हूँ कि आप बॉर्डर 2 तक पहुंच चुके हैं। तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि आपने बॉर्डर 2 में जो शूट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप यही बताइए कि आपने बॉर्डर 2 में किस रोल को प्ले किया फिट होने के लिए। आपसे पूछूंगा कि 2026 में काफ़ी सारे लोग न्यू रेजुलेशन लेंगे अपने आप को फिटनेस फ्री बनाने का, और जैसा कि हर इंडस्ट्री डेवलाइज कर रही है, उसी तरीके से जिम में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। ये चाहूँगा हमें अपनी मेंटल फिटनेस, अपनी डिप्रेशन लेवल्स और अपनी एक बॉडी को किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए। मेन क्या है, देखो बॉडी बिल्डिंग अलग चीज़ है, फिटनेस अलग चीज़ है, ये दोनों चीज़ें ना बहुत अलग अलग है। लेकिन अभी ज़्यादातर जिमों आप देखोगे ना तो बॉडी बिल्डिंग को फिटनेस को ना कंबाइन कर दिया है। मेरे को आज से ये समझ में नहीं आ रहा डाइट होती क्या। जैसे कि आजकल के यूथ में सबसे ज़्यादा फेमस है क्रिएटिन। क्रिएटिन के बारे में आप मुझे 3 पॉइंट्स बताइए। पहला, ये किन लोगों के लिए ज़रूरी है? दूसरा कि ये किस चीज़ से बना होता है? और दूसरा इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या? स्ट्रेंथ के नाम पे एक और चीज़ आती है मार्केट में, प्री वर्कआउट। इसका क्या रोल? प्री वर्कआउट से सबसे बेकार है। प्री वर्कआउट जो था वो था पावर लिफ्टरों के लिए। क्या बॉडी बिल्डिंग में लोगों ने करियर सोचा है सिर्फ कॉम्पिटिशन? क्या इसके अलावा कोई और भी करियर सोर्स है बॉडी बिल्डिंग के द्वारा? कि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है 24/7 जिम। क्या ये हमारे लिए हेल्दी है कि पेरेंट्स अपने बच्चे जो 7 साल के बच्चे हैं उनको जिम ले जाते हैं, उनसे डेडलिफ्ट्स वगैरह करवाते हैं, तो ये उनके लिए भी हेल्दी है या नहीं? नहीं, वो डिपेंड करता है जो इनके पेरेंट्स है उनका क्या फील। तो भी हमने रिसेंट में देखा कि धुरंधर मूवी एक ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस है और थोड़ा फ्रिक्शन है। ऐसे ही बॉर्डर 2 आ रही है, तो क्या ये भी किसी रियल स्टोरी पे बेस्ड है? तो दर्शकों, वेलकम टू स्टेप ऑन स्ट्रीट। और जो लोग मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल में कई सारे स्पिरिचुअल पॉडकास्ट, पॉलिटिकल पॉडकास्ट एंड बिजनेस पॉडकास्ट बने हुए, और साथ ही साथ मैं डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है जिसमें आपको पता चलेगा कि ब्लैक मनी कैसे हमारे वर्ल्ड में आया, कैसे ब्लैक मनी सिस्टम स्टार्ट हुआ, और गट फीलिंग हमारी कैसे वर्क करती है, और आने वाले टाइम में पॉपुलेशन हमारे देश के लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो आप उन्हें भी जाके चेक कर सकते हैं। स्टेप ऑन स्ट्रीट को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है। हमें ये मोटिवेशन देता है और हमें इनकरेज करता है कि आपके सामने और क्वालिटी कंटेंट लेके आ सके। स्वागत है स्टेप ऑन स्ट्रीट पॉडकास्ट में। तो सर, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपने बॉडी बिल्डिंग का करियर इतनी अर्ली स्टेज पे स्टार्ट किया, उस टाइम बॉडी बिल्डिंग का क्या माहौल था? उससे वो बॉडी बिल्डिंग इतनी महंगी थी जब मैंने स्टार्टिंग किया था, एक बहुत पर्टिकुलर एरियाज में बॉडी बिल्डिंग चल रही थी। मतलब ये नहीं था कि जो अभी जो स्कोप चल रहा है बॉडी बिल्डिंग का, वो बॉडी बिल्डिंग नहीं थी उस टाइम पे। फिटनेस में थी, बहुत सिलेक्टेड जिम थी। अभी तो बहुत सारी जिम हो गई हैं, बहुत सारे लोग करने लगे हैं उसको। मैं उस समय सिलेक्टेड था। तो मैंने उस समय जब स्टार्टिंग किया था तो मेरे दिमाग में भी यही था, एक होता है ना कि बहुत कम फील्ड्स में बहुत कम लोग होते हैं, तो मेरे को भी यही था कि यार कुछ अलग करते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं स्टार्टिंग था जिम पे, हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड आता है फोर्स से आता है। मेरे फादर्स वगैरह जो है वो सब आर्मी में या उसमें सीआरपीएफ वगैरह में। तो मेरे को तो इस फील्ड की बिल्कुल नॉलेज ही नहीं थी कि ये भी कोई एक फील्ड होता है, क्योंकि हमें कोई बताता भी नहीं इन चीज़ों के बारे में। अभी तक क्या आप देख रहे हैं कि फादर भी सपोर्ट कर रहे हैं फिटनेस को लेकर, फैमिली सपोर्ट कर रही है। उस समय नहीं करती है फैमिली सपोर्ट। या तो हमें सिर्फ वो पहलवानी चलती है, पहले वो चलती थी जो थी फेमस। लेकिन बॉडी बिल्डिंग नहीं थी, बॉडी बिल्डिंग बहुत सिलेक्टेड लोग थे। मेरा काम मेन था कि मैं आर्मी की तैयारी करता था। जब मैंने आर्मी की तैयारी शुरू करी तो मैं रनिंग करने के लिए जाता था स्ट्रीट पे, जो आपके इसका पॉडकास्ट का नाम है स्ट्रीट का। तो वही मैं जाता था स्ट्रीट में। तो मैं भाई, एक जिम पड़ती है, बहुत छोटी जिम थी, लेकिन वहाँ पे क्या बहुत सारे लड़के आते थे जो मैं देखता था मैं जाते हुए रनिंग करते हुए। तो बड़ा अच्छी फिजिक लगती थी देखने में। अच्छा, बैकग्राउंड हमने देखी नहीं, बॉडी बिल्डर्स की भी इतनी नॉलेज थी नहीं, स्कूल से पास आउट वही हुए थे। तो एक वो होता ना कि लड़कों की बिल्कुल माइंड सेट होता, माइंड मेकअप होता कि क्या करना है अभी। तब आर्मी का तो मेकअप था क्योंकि वो फैमिली बोल रही थी, लेकिन खुद का मेकअप नहीं था। जब उसको जिम में देखा कि यार अच्छा लग रहा है, लेकिन निकल जाए, मेरी अच्छी फिजिक दिख रही है, इसमें भी शायद कुछ स्कोप हो सकता है, तो हमने वर्कआउट उसको सोच के मेरा वर्कआउट उसको शुरू किया। जब मैंने वर्कआउट शुरू किया तो जब वर्कआउट करने लगे थोड़ा बॉडी में चेंजेस आए।
तो 2 लोगों ने तारीफ करी, फिर 4 लोगों ने तारीफ करी, तो वो एक्चुअली वो मोटिवेशन में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये सोचने लगे कि यार अगर ये इतना अच्छा है तो क्यों ना इसको फील्ड बनाया जाए। फील्ड के लिए फिर मैंने अच्छा स्टार्टिंग में क्या था कि ये सब ये अभी जो जिम्स चल रही है इसमें सर्टिफिकेशन भी है, बॉडी बिल्डिंग भी है, सब है। उस समय क्या था कि सिर्फ बॉडी बनाते थे, बाकी अपने घर जाने पढ़ाई चल रही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं इसमें कि स्कोप भी होता है। फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया मैंने कि इसमें किस किस फील्ड में हम जा सकते हैं। अगर बॉडी ऐसी थी तो अभी बाउंसर्स का काम था आगरा में। अच्छा, सबसे पहले जब जिम में लड़का थोड़ी सी साइज बढ़ जाता है तो उसे एक ही फील्ड आता है बाउंसर्स। तो उसको ये होता है कि उसको पता है कि बॉडी अगर हेवी है तो हम बाउंसर बन सकते हैं, तो उनकी ट्रेनर्स की इतनी नॉलेज थी ही नहीं। तो हम मैंने भी वो बाउंसर्स का काम स्टार्ट किया, मैंने भी 3-4 इवेंट्स करे बाउंसर्स के, मैं भी ऐसा बाउंसर स्टार्ट किया। लेकिन उसी समय कोइंसिडेंस मेरे को एक शूट मिला सीआईडी का, जो मैंने 2014 में किया। सीआईडी का शूट फर्स्ट शूट था मेरा। जब मैंने वो शूट किया तो मेरे को थोड़ा सा और इसमें आया कि यार इससे तो हम इस फील्ड में भी जा सकते हैं। लेकिन फिर मैंने किया इसमें कोई बताने वाला है नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा ऐसा कुछ था भी नहीं। फिर मैंने धीरे धीरे 4-5 इवेंट्स और करे। फिर एक शूट आया सत्यमेव जयते का, जो आमिर खान के साथ मैंने शूट किया था, मुगल होट। जी मैंने आपका वो फोटो दिखाया था जी के साथ। हाँ, तो वो बस शूट किया तो अंदर से और ज़्यादा मोटिवेशन आई कि यार स्पीड में हम और जा सकते हैं। लेकिन अब इस फील्ड में जाने के लिए एंट्री कैसे होगी। फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया दिल्ली के लिए। मैं दिल्ली गया, दिल्ली से मैंने इसका किया सर्टिफिकेशन। ये मोटिवेशन जो आपने करे आप पूरा नाम भी बता सकते हैं? हाँ, हमें GFFI से पर्सनल ट्रेनिंग का किया, न्यूट्रिशन पे किया, इसका एरोबिक्स का था वो किया था मैंने। अच्छा, वो मैंने क्यों किया था, वो भी इसलिए नहीं था कि मेरे को जिम ट्रेनर बनना है, क्योंकि मैंने उसमें रिसर्च में ये पता चला था कि ये सेलिब्रिटीज़ के ट्रेनर्स होते हैं। तो मेरे को सर्टिफाइड ट्रेनर उनका सेलिब्रिटी ट्रेनर बनना था। तो मैंने वो स्टार्ट करके आया। मैं करीब 1 साल रहा दिल्ली से मैं किया, कोर्स करके आया मैं। बाकी मेरे शूट का भी चल रहा था, लेकिन मैं एज अ बाउंसर्स का ही चल रहा था शूट का। फिर वहाँ से आके मैंने जॉब करी, 2-3 महीने मैंने जॉब करी। जॉब करने के बाद में फिर मेरे दिमाग में आया कि यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं, कि कुछ तो मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा। फिर मैंने ऐसा आगरा मथुरा में कई लोगों से कॉन्टैक्ट करे कि मेरे को भी यार काम करना है शूटिंग में। तो उसी समय कोइंसिडेंस मेरे को 1-2 मूवीज़ और मिली जो मैंने कराई। फिर मैंने वो शूट कराए तो कॉन्टैक्ट्स बढ़े, कॉन्टैक्ट्स आते गए, मुंबई से कॉन्टैक्ट हुए मेरे। तो जैसा कि आप एक आउटसाइडर हैं, तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आपने बॉलीवुड में किस तरीके से एंट्री करी, किसने आपकी एंट्री करवाई और कौन आपको सपोर्ट करता है? तो मेरा जो मेरे आइडल है, मेरे हीरो हैं, जिन्हें मैं शुरू से बोलता आया हूँ, ये मेरे हीरो है आर्यमन राम से, जो कि मुंबई में रहते हैं। एज अ डायरेक्टर उन्होंने फर्स्ट मूवी जो मेरे को मिली थी, तो मैंने शूट किया था, तब से लेके वही सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को। और मतलब मेरे मेन आइडल मेरे हीरो भैया आर्यमन राम से सर, और मैं उन्हीं की सपोर्ट से ही हूँ जो भी आज मैं इस लेवल पे पहुँचा हूँ। बाकी आगे देखते हैं कि उनकी सपोर्ट मेरे से कहाँ तक जाती है। लेकिन उन्होंने एक प्रॉमिस किया था मेरे से कि तेरे को बढ़ना है, मैं फुल सपोर्ट करूँगा, लेकिन मेहनत तेरी होनी चाहिए। तो मैं आज उसी में बात कर रहा हूँ, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ अपनी पूरी, बाकी सपोर्ट पूरा उनका ही है। आज भी मैं बैठा हूँ, अभी देखो जल्दी कोई और प्रोजेक्ट करेंगे हम साथ में। तो मेन चीज़ ये है कि इनका मतलब मेन चीज़ मेरा करियर का जो है, या मैं बोलूँगा अपने लाइफ का इस लाइन का, तो मेन मेरे हीरो यही है आर्यमन राम से सर। जी, तो इसी के साथ आपकी ऑडियंस भी आपको सपोर्ट करने के लिए बैठी हुई है, तो आप टेंशन ना लीजिए। आपको और आगे ले जाएगी आपकी भी ऑडियंस और हमारी ऑडियंस। एक्चुअली धीरे धीरे ना अब ये होता गया कि उसके बाद में ना एक जगह पे मेरा नाम बिक गया आगरा में, कि अगर किसी को वैसी ट्रेनिंग चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट करें, क्योंकि सर्टिफाइड ट्रेनर 2016 सबसे फर्स्ट नहीं था कि जो मैं करके आया था आगरा में। तो अभी का जो भी IAS IPOs आगरा में जितने भी आते हैं, कोई भी हो, कोई भी पोस्टिंग के लिए, अगर कोई भी फिटनेस फ्रीक अगर वर्कआउट करते हैं, उनका कॉल मेरे लिए ही आता है। तो उनको बीटी कराने के लिए मैं ही जाता हूँ। 2021 से लेकर 2022 के आसपास, 2022 में मेरे पास कॉल आया सर का कि यार एक मूवी करनी है, उसमें मेन विलन का रोल है, करेगा? मैंने बिल्कुल करूँगा सर। कि तेरे पास 1.5 महीने का टाइम है, बॉडी फिजिक चेंज कर ले, ये तेरे सामने हीरो है। जिसको हम फॉलो करते हुए आ रहे थे, गुरुमान सर, जो कि मतलब फिटनेस फ्रीक है इंटरनेशनल, जो कि इंडिया के नंबर 1 इन्फ्लुएंसर है, जिन्होंने स्टार्टिंग ही करी है ये यूट्यूब की चैनल से फिटनेस की। मैंने बोला उनके सामने मैंने कि मैं कैसे करूँगा शूट, तो ये बड़ा टफ हो जाता है ना, कि फर्स्ट टाइम ऐसा एक्टिंग उतना एक्सपीरियंस है भी नहीं है, और सीधा एक्शन सीन है। मैं ठीक है सर, मैं तैयारी करके आता हूँ। तो 1.5 महीने मैंने अपनी फिजिक तैयार करी, क्योंकि सर अगर मेरे से एक बात बोल देते हैं कि अगर ये करना है तो वो करना है, क्योंकि ये मैंने इतना मानता हूँ सर को। तो मैं ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ। मैं वहाँ पहुँचा, तो वहाँ जाके जब चंडीगढ़ में शूट करवाया मैंने, चंडीगढ़ का शूट जो मेरा था वो मुंबई था।
वहाँ मैंने 5 दिन प्रैक्टिस के लिए एक्शंस की, जो हमें कराई गई थी, प्रैक्टिस कराई गई थी, एक्शन डायरेक्टर आइदर कराया। फिर मेरा शूट हुआ प्रॉपर, जो फर्स्ट मूवी का शूट हुआ था गुरुमान सर के साथ फाइट का मुंबई में। मैंने फर्स्ट मूवी शूट करी वहाँ पर, एक्शन पूरा प्रॉपर एक्शन था। मूवी रिलीज हुई थी 2023 में हुई है। आपकी स्टोरीज तो मैं हाँ जी यार, पागलपन नेक्स्ट लेवल। फिर जैसे ही वहाँ से शूट हुआ, पूरा प्रीमियर पे भी गया था मैं। उसी समय मेरे पास एक कॉल आया था, साउथ की मूवी का शूट चल रहा था आगरा में, कि साउथ की मूवी है, उसमें सारे साउथ के एक्टर्स आए हुए हैं, तो आप थोड़ा सा आ जाइए मिलने के लिए। तो मैं ऐसे मिलने के लिए चला गया, शूट करके आया ही हुआ था मैं। माइंड मेकअप भी मेरा वही था उस टाइम। जब मैं शूट के लिए मैं ऐसे खड़ा हुआ था, तो वो सर आके मेरे से बोलता कि शूट करोगे क्या, एक्टिंग करोगे? मैं से कर तो वही रहा हूँ, स्टार्टिंग उसी की करी है, इंतजार में भी उसी के हूँ, कि क्या कर सकते हो, मैं इससे आप जो बोलोगे वो करेंगे हम। तो ऐसा करके फिर मेरे को वो मूवी फाइनल हुई, वहीं की वहीं खड़े खड़े मिली मेरे को, जो मैंने साउथ की मूवी करी, जो कि शायद मे भी मार्च में रिलीज होगी। इसी के साथ में आपकी जो बॉलीवुड की लर्निंग्स है उसको तो लूंगा ही लूंगा, बट बेसिकली यूथ को फिट होने के लिए आपसे पूछूंगा कि 2026 में काफ़ी सारे लोग न्यू ग्रेजुएशन लेंगे अपने आप को फिटनेस फ्री बनाने का, और जैसा कि हर इंडस्ट्री डेवलाइज कर रही है उसी तरीके से जिम में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। ये ना चाहूँगा हमें अपनी मेंटल फिटनेस, अपनी डिप्रेशन लेवल्स और अपनी बॉडी को किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए। देखो मैं बताऊँ आपको, अभी आप देखेंगे कभी इंस्टाग्राम का फिटनेस इन्फ्लुएंसर से बड़ा पड़ा, ठीक है, लेकिन देखो रील और रियल लाइफ दोनों बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि सबकी लाइफ की सिचुएशंस बड़ी अलग होती हैं, सब अलग अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि किसी का मेंटल हमें नहीं पता कैसा क्या चल रहा है। अब मैंने आपको बता दिया अभी कि आपको ऐसा करना चाहिए, हो सकता है उसके साथ ऐसा नहीं है। 4 जनरेशन अभी है जो वर्कआउट कर रही है। आप देखोगे एक जो बिगिनर्स हैं, जो कि जैसे कि जिन्हें क्लास पास आउट किया है या मतलब स्कूल टाइमिंग में ही कर रहे हैं। एक होते हैं जो ऑफिस के लिए वर्क करते हैं, स्पेशली जैसे ऑफिस से टाइम निकाल के आते हैं। एक होते हैं जो अभी सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे, और चौथे जो है वो मेडिकल कंडीशन वाले हैं। ये 4 लोग हैं जो वर्कआउट कर रहे हैं आपको, ठीक है। इसमें लेकिन अब मेन चीज़ क्या सबसे ये हो रही है कि जो फिटनेस जैसे पास किया बच्चे का अभी एम नहीं है, वो फिटनेस देख रहा है वर्कआउट के लिए। अब वो डिपेंड करता है कि वो एक तो जिम कौन सी सिलेक्ट करना है, ठीक है, वो से डिपेंड करता है उसका गोल क्या है। अच्छा, लड़का अभी जैसे जिम में जाता है तो वो फिटनेस के रिगार्डिंग जाता है बात करने के लिए कि उसको फिटनेस बनानी है, अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, लेकिन उसके भी ट्रेनर है, वो डिपेंड करता है। नहीं तो यही आप बोलते रहे, नॉलेज बहुत मैटर करती है। जब लड़के जिम में घुसता है तो वो क्या करता है, उसके दिमाग में है कि मेरे को फिटनेस बनानी है, फिजिक्स सेट करनी है मेरे को, ठीक है। रात का काम नहीं है, इसमें टाइम लगता है क्योंकि मसल मेच्योरिटी टाइम के साथ में आती है। लेकिन जो ट्रेनर बैठा हुआ है उसको ये दिखता है कि ये क्लाइंट आ गया, अब मेरे को इसको बना रही है, इसका ब्रेन वॉश करना है, इसको बनाना है मेरे को। वो क्या करता है, वो उसको ना दूसरे टाइप में ले जाता है, ठीक है। वो एक्चुअली उसको बोलते हैं ना शॉर्टकट में। मेन क्या है, देखो बॉडी बिल्डिंग अलग चीज़ है, फिटनेस अलग चीज़ है, ये दोनों चीज़ें ना बहुत अलग अलग है। लेकिन अभी ज़्यादातर जिमों आप देखोगे ना, तो बॉडी बिल्डिंग को फिटनेस को ना कंबाइन कर दिया है, ठीक है। क्योंकि लड़के को फिजिक्स चाहिए, तो वो ये नहीं कैलकुलेट कर पा रहा, वो ये नहीं लगा पा रहा है कि मैं फिटनेस कर रहा हूँ या बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग वाला ही सामान दो ले रहा लड़का, जो वो फिटनेस वाला है, फिटनेस वाला ही सामान ले रहा है। लेकिन जबकि फिटनेस का क्या होता है, एक सप्लीमेंटेशन होता है। चलो देखो सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं हम, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है, उतनी नीड नहीं हो पाती है, हमारे पास टाइम नहीं होता। जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, सुबह 11-7 बजे निकल रहे हैं, वो रात को 5 या 6 बजे के टाइम पर आ रहे हैं, वो तो दिन में उतनी वो डाइट नहीं ले सकते, तो सप्लीमेंट जो है उनका ऑल्टरनेटिव है। लेकिन अभी लड़का क्या कर रहा है कि उसको ट्रेनर क्या करता है कि ठीक है आप एक काम करो, ये सामान डालो, अब ये सामान डालो, अब ये सामान ले लो, ठीक है, क्योंकि उसको फिजिक तैयारी करनी है। अभी सबसे पहले आप जब भी जिम में जा रहे हो, आप पहले एक काम करो, आप पहले नेचुरल वर्कआउट करो, ठीक है। आप देसी वर्कआउट करो बिल्कुल, ठीक है, बेसिक्स पहले अपने क्लियर करो। उसके अलावा देसी डाइट, देसी, अगर आपने अभी देखा हुआ, सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि जिम में जाते लड़का सबसे पहले सवाल करता है, भैया डाइट दे दो, डाइट दे दो। मेरे को आज से ये समझ में नहीं आ रहा डाइट होती क्या, ठीक है, और डाइट किसके लिए है। तो डाइट उसके लिए होती है कि अगर मैं शुगर पेशेंट हूँ तो मेरे लिए डाइट है, ठीक है। अगर मेरे को थायराइड है तो मेरे लिए डाइट है कि मैं ये खा सकता हूँ, मैं ये नहीं खा सकता, ठीक है। लेकिन अब 18 साल का लड़का, एक यंग लड़का होता है जिसके अंदर ऑटोमेटिक इतनी ताकत होती है, तो वो बोलते हैं ना कि घी को भी बचा सकता है वो, ठीक है। अब आप देखेंगे जिम में अंदर होता है, आप एक काम करो, घी खाना छोड़ दो, ये बोलते हैं रेस के घी छोड़ दो, रोटी छोड़ दो। तो अब ये बताओ कि फिर जब ये सारी चीज़ें आप छोड़ दोगे, आप बॉडी पे आ जाएगी, बॉडी में ताकत कहाँ से आएगी। क्योंकि आपने सुना होगा, आप भी, आपकी भी एज वही है कि 28 साल तक हमारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन लेवल खुद ही करती है, प्रोड्यूस खुद करती है, ठीक है।
लेकिन जब लड़के का सब आप छुड़ाई दोगे तो बिल्ड कैसे करेगी? आज आप देखा लड़का दूध पीता नहीं है, घी खाता नहीं है, कोई भी चीज़ घर की नहीं खा रहा है, वो क्या कर रहा है? डाइट, बॉयल एग्स खाने हैं, पनीर खाना है, जबकि सबने बताया अभी भी FSSAI ने साफ बोला है कि पनीर 90% फेक है। फेक है उसका अगर आप देखोगे एग्स को भी देखोगे तो अभी सारे आर्टिफिशियल एग्स है, ठीक है, वो भी जो इंजेक्टेबल हो गई। आप अगर चिकन को भी लेके जाओगे तो वो भी इंजेक्टेबल है, ठीक है, तो आप तो ले तो वैसे ही रहे हो। तो अब मेन चीज़ क्या, मेरा लड़कों से कंसल्ट ये रहता है, मेरे पास अगर ये लड़के आते हैं मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, बेटा पहले ताकत बढ़ाओ, अपनी बॉडी की ताकत। और ताकत किससे बढ़ेगी? आप चने खाओ, आप घी लो दूध में, आप दूध पियो, आप रोटी खाओ घर की, लेकिन डाइट नहीं है। मैं डाइट बताता ही नहीं किसी लड़के को। डाइट मेरे को लगता है कि आपका कोई गोल है, मेरे को 3 महीने बाद शूट करना है, तो मैं डाइट करूँगा, क्योंकि मेरे को फिजिकली तैयार कर लिया है। आप जब अगर गोल ओरिएंटेड है तब आपको डाइट नहीं अब आपको डाइट की नीड है। अब अगर फिटनेस में है ना, आपको डाइट की नीड नहीं है। मेरे को तो एक चीज़ आती थी जो मैं फॉलो किया है, ईट बिग, लिफ्ट बिग और लुक बिग। मैं ये 3 चीज़ पे काम किया है शुरू से। हैवी खाओ, भी लिफ्ट करो और बड़ा देखो। क्यों? उसका रीज़न है, आज के टाइम आप देखोगे तभी माहौल बहुत ख़राब है ना? आप अपने फैमिलीज़ के साथ जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो आज के टीम में ना वो चीज़ नहीं है जो अभी सिक्योरिटी, ठीक है, हमारे यहाँ की जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, हमारे यहाँ हुआ है, क्राइम कंट्रोल हुआ है, लेकिन सेफ्टी फिर भी आपके हाथ में रहती है। आप फैमिलीज़ के साथ जा रहे हो, आपको नहीं है। हाँ, अच्छा, सेफ्टी आपको खुद को करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको दिखना पड़ेगा, ठीक है? तो मेरा ये मानना है कि आप इतने ताकतवर बनो, देसी खाने के अलावा क्या होता है कि जब आपकी खुद की जान अगर इतनी होती है, तो आपके पास ना आपके परिवार को देखने से पहले 4 बार लोग सोचें। जो मेरी सोच रही है, मैं आपको कहता हूँ, मैंने शुरू से इसी पे काम किया है और मैंने अपने सारे क्लाइंट से मैं उनको बेसिक खिलाता हूँ। मैं किसी से नहीं कहता आप डाइट करो, आप वर्कआउट करो। तो जैसे कि आप काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स के बारे में बता ही रहे हैं, तो इसी के साथ मैं कुछ सप्लीमेंट के बारे में अपनी तरफ से पूछना चाहूँगा। जैसे कि आजकल के यूथ में सबसे ज़्यादा फेमस है क्रिएटिन। क्रिएटिन के बारे में आप मुझे 3 पॉइंट्स बताइए। पहला, ये किन लोगों के लिए ज़रूरी है? दूसरा, कि ये किस चीज़ से बना होता है? और दूसरा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हो? ये तो क्रिएटिन एक्चुअली क्या था कि जैसे हम वर्कआउट बहुत हैवी लिफ्ट कर रहे हैं, बहुत हैवी लिफ्ट कर रहे हैं, अब जैसे 30+ एक होता है, बॉडी वो होती है, तो उस टाइम क्या हम यूज़ करते थे स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। कोई इसको कटिंग के नाम से बोलता है, कोई किसी के नाम से, लेकिन ये स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए होता है क्रिएटिन, जो मेन होता है। लेकिन क्रिएटिन की भी एक साइकिल होती है, जो साइकिल यूज़ की जाती है। क्रिएटिन ऐसे नहीं है कि आप कंटिन्यू 6 महीने यूज़ कर सकते हो, 8 महीने यूज़ कर सकते हो। उसकी एक साइकिल होती है। जब आपने क्रिएटिन अगर यूज़ किया, जैसे आपने सपोज़ करो 2 महीने यूज़ किया, तो आप उसके बाद 4 महीने क्रिएटिन यूज़ नहीं करोगे। उसका मेन रिजल्ट ये रहता है क्योंकि वो बॉडी में स्टोर होता है, ठीक है? अच्छा, दूसरा क्या होता है कि क्रिएटिन सबसे ज़्यादा क्या करता है, अभी लड़का 18 साल का लड़का यूज़ कर रहा है क्रिएटिन, वो जब भी उसको नेचुरल स्ट्रेंथ बनानी चाहिए, क्योंकि अभी तो हम नेचुरल डाइट से अपने स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, आपको क्रिएटिन की जरूरत है ही नहीं। वो है, वो बनानी चाहिए, लेकिन वो जब वो सप्लीमेंट पे डिपेंड हो जाएगा, तो फिर वो आप ये मान के चलो 4 साल अगर वो क्रिएटिन के इनटेक करके करेगा अभी से, तो 28 से क्या करेगा, वो पैसा बढ़ाएगा। और क्रिएटिन का सबसे मेन साइड इफेक्ट होता है, आपके हेयर फॉल शुरू हो जाएगा। जी, ये सबसे मेन, सबसे जो बड़ा साइड इफेक्ट है उसका हेयर फॉल का, बाकी किडनी का। ये बनता किस चीज़ से? केटोन देखो हमारे कई सारे फूड से भी मिलता है, ये एक सप्लीमेंट है, लेकिन इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। लेकिन बाकी क्या है, जैसे अब आप वेट लोगे तो गेहूं से भी मिलता है, तो केटोन का क्या बहुत सारी फूड्स हैं जो मैं आपको बताऊँ, उनसे मिलता है केटोन। जी, आप कुछ नेचुरल प्रोडक्ट बता सकते हैं जिनसे क्रिएटिन मिल सकता है? जैसे आपने भी बताया कुछ फ्रूट्स हैं, तो कुछ वो वेज का मैं आपको नहीं बता सके, नॉन वेज में आप किसी भी चीज़ को ले लो, स्पेशली रेड मीट में है, मैं आपको बताऊँ क्रिएटिन मिलता है। बाकी क्रिएटिन आपको जैसे नट्स है, नट्स के अंदर है, उसमें मिलेगा, तो वो सब में मिलता है वो क्रिएटिन ज़्यादा। तो जैसे कि हम बता रहे हैं कि स्ट्रेंथ बनाने के लिए लोग क्रिएटिन का यूज़ कर रहे हैं, पर इसी के साथ स्ट्रेंथ के नाम पे एक और चीज़ आती है मार्केट में, प्री वर्कआउट। इसका क्या रोल? प्री वर्कआउट सर सबसे बेकार है, सबसे बेकार। मैं बताऊँ आपको कि वो प्री वर्कआउट जो था वो था पावर लिफ्टरों के लिए। पावर लिफ्टर्स होते हैं जो पावर लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, या वो तो मैंने आपको बताया ना कि ऑफिस वर्क होता है, बहुत ज़्यादा मूड डल है और वर्कआउट करना, तो उसको एनर्जी के लिए। बाकी सबसे अच्छा प्री वर्कआउट का मैं बताऊँ, सबसे जैसे शकरकंदी चलती है, स्वीट पोटैटो, मेन होता है कार्ब। वो डिपेंड करता है आप कौन से कार्ब्स ले रहे हैं, वो कार्ब्स अगर आप ले रहे हो प्री वर्कआउट का काम वही करते हैं, ठीक है। लेकिन अब मार्केट की वजह से लोगों ने क्या कर दिया, शॉर्टकट। और ये भी इसलिए हो रहा है, शॉर्टकट यूज़ हो रहा है क्योंकि आज के बच्चे के अंदर ना वो पेशेंस ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसको चाहिए शॉर्टकट। जब वो जिम में एंटर हो रहा है तो उसको ये लगता है कि यार मेरे को, अगर ये भैया अगर वर्कआउट करें, इनकी बॉडी इतनी अच्छी है, तो मेरे को ऐसी बॉडी बनानी है। लेकिन वो ये नहीं देख रहा है कि मेरे को अभी आए हुए 2 महीने हुए हैं और भैया को 10 साल हो चुके हैं। तो भैया आज अगर प्री वर्कआउट यूज़ भी करें, क्योंकि उनकी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है जो नेचुरल, वो बराबर हो चुकी है,
ये अब उनको इसको बूस्टअप करना है। अब बूस्टअप के लिए वो प्री-वर्कआउट ऐड कर रहे हैं। लेकिन आपका तो अभी आपने कुछ शुरू ही नहीं किया है, आप तो अभी स्टार्टिंग कर रहे हो ना। लेकिन आप भी प्री-वर्कआउट यूज़ कर रहे हो, वो प्री-वर्कआउट यूज़ कर रहे हो, तो आप ये सोचो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये चीज़ ना अभी यंगस्टर नहीं समझ रहे हैं इसको, तो वो प्री-वर्कआउट की ऊपर आज चल रहा है अभी। लेकिन प्री-वर्कआउट में आपको सीरियस बताऊँ, सबसे ज़्यादा किडनी पे इफेक्ट डालता है, सबसे ज़्यादा डालता है। तो इसी के साथ एक और चीज़ कि जब अब हम प्री वर्कआउट भी ले चुके हैं, केटीन भी ले चुके हैं और उनको और ज़्यादा जल्दी तरीके से शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं ये, तो वो लोग स्टेरॉइड्स से यूज़ करती और ये सब हम अच्छे से जानते हैं आज की तारीख में कि स्टेरॉइड्स बिल्कुल हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बिल्कुल। पर अगर किसी ने स्टेरॉइड लगाया है तो उसके अर्ली सिम्टम्स क्या ही उसे दिक्कत होने वाली। अगर आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं तो आप एस्टेरॉइड से दूर रहें, बिल्कुल भी। एस्टेरॉइड्स फिटनेस के लिए बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए है। अगर आपको लगता है कि आप बॉडी बिल्डिंग में कुछ करियर बनाना है, बॉडी बिल्डिंग करेगा आप, तभी एस्टेरॉइड यूज़ करें। बाकी सप्लीमेंटेशन आप यूज़ कर सकते हैं, सप्लीमेंट सेफ है, लेकिन जेन्युइन हो। वो आप चेक करेंगे आप कहाँ से कैसे मंगा रहे हैं, आप ऑनलाइन ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, लेकिन एस्टेरॉइड से आप दूर रहिए, बिल्कुल। तो एज अ फिटनेस कोच मैं आपसे कुछ ये भी पूछना चाहूँगा कि कुछ ऐसे प्रोटीन सोर्स बताइए जो हमारी डेली किचन में मिल सकते हैं। देखो आप, मैं बताऊँ आपका, बेसन का चीला है, आप बेसन से ले सकते हैं, आप टोफी यूज़ कर सकते हैं, आप नट्स यूज़ कर सकते हैं, आप मिल्क यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे आपको प्रोटीन मिलेगा, और घर से अच्छा प्रोटीन तो है ही नहीं किसी भी डाइट में। भी जो चल रहा है, मैं तो इसीलिए शुरू से मैंने तो सबसे बोला है, जो भी बच्चे आ रहे हैं, कि आप जितना यूज़ करें घर का डाइट यूज़ करें, घर का यूज़ करें, जो भी यूज़ करना है, चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे वो चने हो, लेकिन घर का यूज़ करें। ओके, तो इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि अब बॉडी बिल्डिंग में लोगों ने करियर सोचा है सिर्फ कंपटीशन, क्या इसके अलावा कोई और भी करियर सोर्स है बॉडी बिल्डिंग के द्वारा? को अभी लड़के क्या है, जैसे वर्कआउट करने के लिए आ रहे हैं, वो बॉडी बनाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हमें इसमें करना क्या है। अगर आप इसमें अगर अच्छे से अगर आप फोकस करोगे, तो आप देखो इसमें कोच बन सकते हो, ठीक है, आप इसमें ट्रेनर बन सकते हो, मॉडलिंग कर सकते हो, शूटिंग लाइन में जा सकते हो। इसमें मतलब इतनी सारी करियर्स है, लेकिन लड़के का सिर्फ एक ही फोकस रहता है कि बॉडी बनानी है, मेरे को दिखाना है। वो उसमें करियर नहीं और सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। लेकिन अगर लड़का चाहे तो उसमें कम से कम 5 ऑप्शन है। मैं सारे लड़कों को बोलूँगा, और जो भी कराना चाहते हैं, आप अच्छे से किसी कोचिंग से, इंस्टीट्यूट से आप सर्टिफिकेशन लो। और आने वाले समय में फिटनेस एक सबसे ऊपर स्कोप जाने वाला है। ये फील्ड ऐसा फील्ड है जो कभी डाउन होगा ही नहीं। तो जैसे कि आपने अभी तीनों कैटेगरी के बारे में बता दिया, एक स्टूडेंट के बारे में बता दिया, एक एम्प्लॉय के बारे में बता दिया और आपने बॉडी बिल्डर के बारे में बता दिया। पर एज एन जो अपनी एक 30 की एज क्रॉस कर चुके हैं, उन लोगों फिटनेस किस तरीके से करना चाहिए, उन्हें किस किन एक्सरसाइजेस का मेन चीज़ ध्यान रखना चाहिए और ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उन्हें कोई इंजरी ना। देखो मैं बताऊँ आपको, मेरे साथ बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, तो उनका एक ही जवाब होता है कि भैया हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है। मेरा कहना ये है कि आप कुछ भी करो, कितना भी करो, कोई भी जॉब करे या बिजनेस करे, कुछ भी करे, लेकिन 1 घंटा अपने आप को दो। क्योंकि आज के दिन भी आप देखो, आपका अपना खान पान अच्छा नहीं है अभी, सब चीज़ आपको इम्प्योर मिल रही है, तो आपको 1 घंटा वर्कआउट बहुत कंपलसरी है। चाहे वो 30 प्लस हो, चाहे वो 40 प्लस हो या 50 प्लस हो, चाहे आप वॉकिंग करो या कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करो जिससे कि आप फिट बन सको। तो इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है 24/7 जिम, क्या ये हमारे लिए हेल्दी है? नहीं, बिल्कुल है, हेल्दी है। मैं बताऊँ आपको, क्योंकि ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आप रात को नहीं कर सकते या इस टाइम नहीं कर सकते। आपको जब टाइम मिले 24 में, आप 1 घंटे अपने लिए वर्कआउट करिए। और जो लोग ये कहते हैं कि जो रात है वो सोने के लिए बने, इससे आपकी मेंटल साइकिल चेंज होती है, जैसे कि आप रात के 2 बजे जिम कर रहे हैं तो उससे आपकी बॉडी में क्या इफेक्ट। नहीं, वो डिपेंड ये करता है ना कि सर आपका प्रोफेशन क्या है। अगर आपकी डे की जॉब है, तो आपको वर्कआउट तो करना पड़ेगा ना किसी टाइम पर। तो वो डिपेंड करता है प्रोफेशन के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग फिर आप वर्कआउट का शेड्यूल सेट करोगे, प्लान करोगे। एक चीज़ और मैं आजकल देखने को मिल रही है वीडियोस में कि पेरेंट्स अपने बच्चे जो 7 साल के बच्चे हैं उनको जिम ले जाते हैं, उनसे डेडलिफ्ट्स वगैरह करवाते हैं, तो ये उनके लिए भी हेल्दी है या नहीं? नहीं, वो डिपेंड करता है जो इनके पेरेंट्स हैं उनका क्या फील्ड है। अगर वो नॉर्मली किसी को देख के लेके जा रहे हैं कि नहीं हमको अपने बच्चे को वर्कआउट कराना है, तो वो बिल्कुल अनसेफ है, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन अगर जैसे उनके यहाँ पावर लिफ्टिंग हो रही है, वो पहले से स्टार्ट कराया हुआ है उन्होंने, अगर वो लेके जा रहे हैं तो डेडलिफ्ट फिर तो सेफ है, क्योंकि वो उसके प्रिकॉशंस के सामने करेंगे। लेकिन अगर ऐसे ही सिर्फ जिम वाले के अकॉर्डिंग लेके जा रहे हैं कि जिम में हमें लेके जाना बच्चों को, बस वर्कआउट कराना है, तो वो सेफ नहीं है बिल्कुल। ओके, तो इसके साथ मैं ये भी पूछूं कि जो 7 साल के बच्चे कि उनको आप जिम करा रहे हैं, तो एक एक्चुअल एज क्या है जिसमें हम किसी ह्यूमन बीइंग को जिम में। देखो मैं आपको बताऊं, जिम को अगर आप लेके चलोगे तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वेट लिफ्टिंग है। जिम के अंदर बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे फीमेल्स के लिए आप देखोगे तो उसमें क्या होता है, एरोबिक्स होता है, जुम्बा होता है। ऐसे बच्चों के लिए भी वर्कआउट्स होते हैं, बच्चों के वर्कआउट्स अलग होते हैं।
वो वेट लिफ्टिंग वाले वर्कआउट्स नहीं होते हैं, वो उनकी फिजिकल एक्टिविटीज अलग होती है जिम में, तो वो ट्रेनर ही वर्कआउट कराएगा बच्चे का। क्योंकि हमने जो जब सर्टिफिकेशन किया था हमने किड्स के लिए अलग से कोर्स किया हुआ था। ओके, आपने जो किड्स के लिए कोर्स किया है उसमें मतलब आपको क्या-क्या सिखाया गया है? ज़रा थोड़ा उसमें बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज की वर्कआउट्स बताए थे, कहना उनका फ्लो वर्कआउट एक्चुअल में मेन आप मान के चलोगे, जैसे कार्डियो हो गया, फ्लो वर्कआउट बच्चों के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, फ्लो वर्कआउट होता है। तो फ्लो वर्कआउट की वर्कआउट्स आते हैं, एक्सरसाइजेस आते हैं, वो कराते हैं। अपने तो जैसे कि आपका मैंने फिटनेस वाली नॉलेज आप काफ़ी अच्छे तरीके से मैं देख चुका हूँ। इसी के साथ मैंने आपका बिज़नेस माइंड भी कैच किया है। आपने एक अपना एक स्टार्टअप टाइप का स्टार्ट किया कि आपने बाउंसर हायर किया और आपने बाउंसर प्रोवाइड किए। ठीक है, बिज़नेस माइंड आपने कैसे जनरेट किया? देखो मैं फर्स्ट टाइम एज अ बाउंसर खुद गया था, मैंने जब 3 इवेंट्स करे एज अ बाउंसर करे, फिर उसके बाद मैं सोचा यार कि जब मैं एज अ बाउंसर जा रहा हूँ तो क्यों ना मैं इसको एज अ प्रोफेशन बनाऊँ। तो मैंने जब वो बनाया तो मैंने इवेंट्स कंपनियों से बात करी कि मैं आपको बाउंसर्स प्रोवाइड करा के दूंगा मैं। तो वो मैंने ऐसे उसे कन्वर्ट किया, तो मैंने बाउंसर्स प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिया था उसमें। तो वही बता रहा हूँ कि इस फील्ड में एज अ जिम में यही नहीं है कि खाली फिजिक है। अगर आप डिपेंड करोगे इसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप करना क्या चाहते हो। जी, मेंश तो इसमें एक ये भी चीज़ है कि जब आप अपनी फर्स्ट लीड जनरेट करने गए, मतलब जब आप फर्स्ट किसी के पास गए कि यस मैं बाउंसर प्रोवाइड करता हूँ, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसे था? वो सर बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस था, क्योंकि एज अ बाउंसर भी मैंने 2 या 3 ही इवेंट करे थे, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं मेरे पास। लेकिन जब मैं करने के लिए गया तो लेकिन उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस देखा था। तो उन्होंने मेरे जब बात कही तो बोला कि आप कर सकते हैं उसको मैनेज, क्योंकि आप एज अ बाउंसर्स खुद जाते हो और एक बाउंसर्स प्रोवाइड कराना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो उस समय वो होता है ना कि जब आपका मोटिव होता है कि नहीं आपको करना है, तो वही चीज़ थी। तो मैंने बोला इनसे मैं करके दूंगा आपको, मैंने इवेंट मैं करा के दूंगा आपको। जब उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया अपना, तो मैंने उनको इवेंट्स करा के दिए, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मेरे को बहुत सारी कंपनीज मिलती हुई चली गई। फिर उन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट करे, मैंने सबको बाजूस प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिया। एक टाइम मैं बताऊँ आपको, ऐसा आया था कि आगरा में सिर्फ मेरा ही काम था बाउंसर्स का, जिसमें मैं होटल्स, क्लब्स, शादीज, शूटिंग सब नहीं कराता था। ओके, तो मैं इसी साल आपने अपने कॉन्फिडेंस के बारे में बताया और मैं उसी कॉन्फिडेंस को देख पा रहा हूँ कि आप बॉर्डर 2 तक पहुँच चुके हैं। तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि आपने बॉर्डर 2 में जो शूट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप यही बताइए कि आपने बॉर्डर 2 में किस रोल को प्ले किया? इसमें मैंने एक पाकिस्तानी उसका वेल किया है, पाकिस्तान आर्मी का, जो कि बिल्कुल अपोजिट है वरुण धवन सर के, बिल्कुल अपोजिट में है। बिल्कुल एक्शन सीन है, फाइट सीन है, प्रॉपर है। आप देखेंगे मूवी 23 को रिलीज हो रही है वो। ये भी बॉर्डर 2 में शूटिंग कराने के लिए गया था मैं, झांसी बबीना कैंट में। वहीं मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि आप ऐसे एक्टिंग भी करेंगे इस वक्त। तो मैंने बोला, मैंने कि ये तो मैं कब से बैठा हुआ इसके लिए। अच्छा, दूसरा एक्सपीरियंस क्या था कि बॉर्डर मूवी के हमने गाने सुने थे, जी। नहीं देखी थी, और ये कभी सोचा भी नहीं था कि इस मूवी का पार्ट भी होंगे। तो मेरे लिए तो बहुत लकी डे था वो। फिर जब पता चला कि हम किसके अपोजिट में खड़े हो रहे हैं, कि वरुण धवन सर ने जो सुपर स्टार है अपने हाथ में, तो मेरे लिए बहुत मतलब ऐसा एक्सपीरियंस था, वो शायद मैं कर भी नहीं सकता एक्सपीरियंस। तो वो होता है ना, अपने आप में प्राउड होता है, तो मेरे को खुद के ऊपर बहुत प्राउड था उस टाइम। तो जैसे कि हमने देखा है कि हमने सनी देओल जी को नेशन को सर्व करते हुए मूवीज़ में देखा है, दिलजीत दोसांझ को भी देखा है, पर वरुण धवन को नहीं देखा है। तो वरुण धवन जी का क्या रोल रहा, किस तरीके से उन्होंने किया, थोड़ा आप वो भी थोड़ा शेयर। वो फर्स्ट टाइम जब मैंने उनको देखा आर्मी की ड्रेस में, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा उनको, सारी वैसी मूवीज करी हैं उन्होंने, फर्स्ट टाइम देखा। तो बिल्कुल भी वही एक्सपीरियंस था जो एक रियल सोल्जर होता है। तो जैसा कि अभी-अभी हमने रिसेंट में देखा कि धुरंधर मूवी एक ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस है और थोड़ा फ्रिक्शन है। ऐसे ही बॉर्डर 2 आ रही है, तो क्या ये भी किसी रियल स्टोरी पे बेस्ड है? हाँ जी, ये 1971 के वॉर पर बेस्ड है। ये मेजर शाह सिंह सर हैं, ये उनके ऊपर स्टोरी है पूरी, ये बायोपिक है उनकी। तो 1971 में जो वॉर हुआ था ये उसके ऊपर है। जी। तो जैसा कि अभी हम आपको बॉर्डर 2 में देखने वाले हैं, तो क्या ऐसा भी होता है कि जो मूवी में कैरेक्टर प्ले करता है, उसको भी पूरी स्क्रिप्ट पता होती है? अब वो डिपेंड करता है ना आपका करेक्टर क्या है। जैसे अगर डिपेंड करता है आपका ये करेक्टर है, तो उसकी स्क्रिप्ट आपके पास भेज दी जाती है वो डायलॉग्स याद करने के लिए। बाकी अपनी पूरी स्क्रिप्ट के बारे में नॉलेज नहीं रहेगी कि उसमें कैसे क्या है। बस आपको मेन टैगलाइन नहीं पता होती कि ये मूवी का जो मेन पॉइंट है वो ये है। जैसा भाई ये पता है कि ये बायोपिक सर की है। अब इसके अलावा इसमें स्क्रिप्ट क्या है वो किसी के पास नहीं आती। वो जो जो करेक्टर्स होते हैं उनके पास उतनी ही स्क्रिप्ट पहुंच जाती है, जिससे कि वो उसके डायलॉग्स याद कर सके। जी। तो जैसे कि हम अभी सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात कर ही रहे हैं और हम आजकल ये भी देख पा रहे हैं कि जो सेलिब्रिटीज़ ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हैं, उन लोगों को हार्ट अटैक्स देखने को भी मिला है। तो ये हार्ट अटैक वाली कंडीशन एक फिटनेस फ्रीक को कैसे और क्यों आती? ये देखो सर, डिपेंड करता है स्ट्रेस लेवल। आज के टाइम पर आपने देखा बहुत स्ट्रेस और डिप्रेशन बहुत चल रहा है, काम का लोड बहुत चल रहा है। दूसरा ये स्लीप जो आप बोल रहे थे कि कितनी नींद चाहिए, वर्क लोड जो बढ़ जाता है, तो देखो अब जैसे जैसे नेम बढ़ता है, फेम बढ़ता है, तो लोड भी बहुत बढ़ जाता है। तो एक स्ट्रेस लेवल इतना हो जाता है ना कि उससे मैं आदमी ना कैलकुलेशन नहीं लगा पाता कि कैसे क्या मैनेज करना है। दूसरे क्या, हार्ट अटैक कोई ऐसा नहीं है फिटनेस फ्रीक है, वो मेन चीज़ है। वो तो अब बोलते हैं कि
डिपेंड करता है कि लाइफ स्टाइल अभी बहुत चेंजेस हो चुकी हैं। सोने का टाइम किसी का सेट है नहीं है, जगने का टाइम भी किसी का नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग रहता है वो, तो वो इतना इशू नहीं है कि बर्थडे सुरी का ही है। जी, तो जैसे कि आप लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं, तो आजकल के कल्चर में सिगरेट को बहुत अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर लिया गया है। तो एक हेल्दी डाइट के साथ सिगरेट भी हेल्दी हो सकती है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं बताऊँ आपको, ये एक्चुअल में ये इसकी थोड़ी-सी जो कमियाँ हैं वो हमारी हैं। क्योंकि हम क्या करें, जब भी हम कोई मूवीज़ देखने जा रहे हैं, अभी कोई मूवीज़ कर रहे हैं, तो आप देखोगे सबके हाथ में सिगरेट्स हैं। और यंगस्टर्स आपने देखा होगा वो चीज़ जल्दी पकड़ते हैं जो नेगेटिव होती है। ये क्या है, जो आजकल के जो यंगस्टर्स जो सिगरेट ले रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ शो पीस के लिए ले रहे हैं, दिखाने के लिए ले रहे हैं, वो तो भौकाल बनाने के लिए। भौकाल के लिए लेते हैं, लेकिन सिगरेट बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, वो अनहेल्दी है। मैं तो बोलता हूँ यंगस्टर से कि नहीं पिए से ज़्यादा अच्छा है। जी, तो जैसा कि दर्शकों मैं आपको बता दूं कि सिगरेट जब लॉन्च हुई थी तो इसे एक हेल्दी प्रोडक्ट की तरह बेचा गया था। तो इसी के साथ मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आप कल्चरल पे बात नहीं कर ही रही हैं, तो एक टाइम था 90s का जहाँ पे फैमिली पारिवारिक मूवी आती थी, तो जिसका साइड इफेक्ट हमें देखने को मिला कि हाँ पारिवारिक कलेश हमें अपनी आने वाली पीढ़ी में देखने को मिली। फिर उसके बाद फैमिली ट्रेंड चेंज हुआ, ट्रेंड होके लव स्टोरीज में हुआ, तो बॉलीवुड लव दिखाने लगा, तो आज लव मैरिज हो रही हैं। ऐसे ही 2020 से स्टार्ट करेंगे, 20s के बाद आज चल रहा है वॉयलेंस, जैसे कि आप देख सकते हैं एनिमल एंड सो ऑन, बहुत सारी पिक्चर हैं जहाँ पे कंप्लीटली वॉयलेंस दिखाया जा रहा है। तो क्या ये साइड इफेक्ट हमें आने वाली जनरेशन में दिखेगा? बिल्कुल ऐसा मिलेगा, मिल भी रहा है। आप देखोगे अभी इंस्टाग्राम पर आप सारी रील्स जो आ रही हैं वो सब इसी भौकाल दिखाने के चक्कर में, सॉन्ग्स भी वही बन रहे हैं, मूवीज भी वही बन रही है, और उसके साइड इफेक्ट्स हैं। आप ये देखो, ज़्यादातर यंगस्टर कभी किसी चालान में जा रहे हैं, किसी का चालान कट रहा है, या जेल जा रहे हैं, जेल से छूट के आ रहे हैं, क्योंकि लड़का क्या है, इस समय उसको बिल्कुल भी सोचने की क्षमता नहीं है। अच्छा, यंगस्टर को आप जो दिखाओगे वो सीखेगा। अभी क्या है, जो कल्चर चल रहा है 2020 के बाद में, वो टोटल ऐसा चल गया है कि नेगेटिव, सारी चीज़ें नेगेटिव हो गई है। पूरा बस एक्शन वो दिखा रहे हैं कि कैसे भौकाल दिखाया जा सकता है, और लड़कों को आपको पता है कि भौकाल दिखाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी आप देखेंगे इंस्टाग्राम पूरा से भौकाल से भरा पड़ा है, तो उसके ना साइड एक्शन बिल्कुल है, और ये आने वाली जनरेशन में भी दिखने वाले हैं। जी, तो इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे कि अभी हमने ट्रेंड को कैच किया कि पारिवारिक रिलेशनशिप्स एंड वॉयलेंस, तो आने वाला ट्रेंड क्या हो सकता है बॉलीवुड के नज़रिए से प्राप्त हुआ है? लव तो फिर से जाएगा, रोमांस जो फिर कन्वर्ट होगा ये। देखिए अभी अभी तो आप मान के चलो 5-6 साल तो नहीं है सर, 5-6 साल तो नहीं है, बिल्कुल वॉलेट है। अच्छा है। सो दर्शकों, आज हमने समझा कि बॉलीवुड किस तरीके से वर्क कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग किस तरीके से होती है, और बॉडी बिल्डर और फिटनेस प्रेम में क्या डिफरेंस है, और आपको कैसे कैसे अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो रहा है। तो इसी के साथ दर्शकों, स्टेप ऑन स्ट्रीट में इतना ही। स्टेप ऑन स्ट्रीट को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि स्टेप ऑन स्ट्रीट ही सिखा रहा है कि कैसे कैसे किसी भी इंडस्ट्री में आपको स्टेप ऑन स्ट्रीट करना है।